जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तैयारी के भौकाल महोत्सव में फिजिक्स में अपवर्तनांक की। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका रिवीजन करना भी बहुत ही ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग अपवर्तनांक से संबंधित जो भी बेसिक जानकारी है उन सभी को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे और साथ ही इससे संबंधित लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आइए बिना अपने समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं एग्जाम रेलेवेंट क्या कुछ सीख पाते हैं। मेरे मित्र, जब हम लोग अपवर्तनांक की बात करते हैं तो सबसे पहला टर्म यही आता है कि गुरुजी इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसी को हम लोग इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और ध्यान देंगे, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग RI कहते हैं। क्या कहते हैं? RI कहते हैं। अब सवाल ये है, ये अपवर्तनांक होता क्या है? तो मेरे मित्र, बड़े ही सरल शब्दों में आप सभी ध्यान में रखेंगे कि दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। कोई भी आपसे पूछे कि अपवर्तनांक क्या होता है तो आप सभी कहेंगे दो माध्यमों में प्रकाश की चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। अब ध्यान देंगे, ये तो एक बेसिक सी बात हो जाती है कि किसी भी दो माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा वो अपवर्तनांक कहलाएगा। लेकिन हम लोग अपवर्तनांक के लिए अलग अलग फॉर्मूला पढ़ते हैं और अलग अलग टर्म का यूज करते हैं। तो पहला चीज़ तो आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब हम लोग बात करते हैं अपवर्तन के दूसरे नियम की, जब हम लोग बात करते हैं किसकी? अपवर्तन के यानी कि रिफ्रैक्शन के सेकेंड लॉ की, जिसकी चर्चा हम लोगों ने इससे पीछे के सेशन में करा था। तो आप सभी क्या कहते हैं? आप सभी कहते हैं कि गुरुजी अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है कि जो साइन आई होता है और जो साइन आर होता है, दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या होता है? एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक यानी कि कांस्टेंट होता है। और मेरे मित्र, इसी को आप सभी क्या कहते हैं? इसी को आप सभी स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो अपवर्तन के दूसरे नियम को आप सभी स्नेल का नियम कह रहे हैं और ये साइन आई बटा साइन आर एक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ भी क्या है आपका? ये जो कांस्टेंट है ये क्या है? तो सर माध्यम का अपवर्तनांक है। क्या है सर? अपवर्तनांक है। और ध्यान में रखेंगे कि जो हम लोग साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू कॉन्स्टेंट की बात करते हैं, वो कॉन्स्टेंट हमारा क्या होता है? म्यू होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। ध्यान देंगे कि अपवर्तनांक को हम लोग या तो म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको जिससे सुविधा लगे आप उससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और आप दोनों ही चीज़ कह सकते हैं कि गुरुजी साइन आई बटा साइन आर जो है वो या तो म्यू होगा या फिर एन होगा। दोनों का मतलब क्या होगा? अपवर्तनांक होगा। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी स्नेल का नियम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं? तो अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। हमको क्या मालूम होना चाहिए? तो आप कहेंगे यहाँ पे जो आपने साइन आई लिखा है और यहाँ पे जो साइन आर लिखा है, एक्चुअली में ये दोनों क्या है? तो आप कहेंगे साइन आई जो है वो आपतन कोण की जया है और जो साइन आर है वो क्या है? अपवर्तन कोण की जया है। तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि जो अपवर्तनांक के लिए आप लोग का पहला फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो आप सभी कहेंगे आपतन कोण की जया, आपतन कोण की जया बटा अपवर्तन कोण की जया बटा अपवर्तन कोण की जया बटा अपवर्तन कोण की जया क्या कहलाएगा? आप कहिएगा अपवर्तनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अपवर्तनांक कहलाएगा, जिसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आप कहेंगे या तो हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ध्यान देंगे, ये फॉर्मूला आप कब लगाएंगे? ये फार्मूला आप तब लगाएंगे जब आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहेगा? आपतन कोण का वैल्यू दिया हुआ रहेगा और साथ ही अपवर्तन कोण का वैल्यू दिया हुआ रहेगा। तब आप इस फार्मूला का यूज़ करके क्या कर सकते हैं? अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि ये आपका क्या है, तो सर कोई अलग माध्यम है और ये ऊपर वाला कोई अलग माध्यम है। मान लेते हैं ये आपका माध्यम 1 है और ये क्या है? आपका माध्यम 2 है। और हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पे? हम लोग कह रहे हैं कि गुरुजी यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण आपतित हो रही है। क्या हो रही है? आपतित हो रही है। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा? लंब भी होगा, जिसको हम लोग अभिलंब कहेंगे। और आप कहेंगे गुरुजी जब ये आपतित होगी तो जाहिर सी बात है ये अपवर्तित भी हो जाएगा।
तो मेरे मित्र आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो आपतित किरण और आपतन के बीच में एंगल बना है ये हमारा क्या होगा, आप कहेंगे ये हमारा आपतन कोण होगा। और साथ ही यहाँ पे जो हमारा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में कोण बना है ये क्या होगा हमारा, आप कहेंगे कि गुरुजी ये हमारा अपवर्तन कोण होगा। तो मेरे मित्र अगर आपके क्वेश्चन में आपतन कोण और अपवर्तन कोण का वैल्यू दिया हुआ रहे, आपतन कोण और अपवर्तन कोण का वैल्यू दिया हुआ रहे और आपसे अपवर्तनांक पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, आप आपतन कोण को अपवर्तन कोण से डिवाइड कर देंगे, आपका अपवर्तनांक आ जाएगा, आपका अपवर्तनांक आ जाएगा। तो ध्यान देंगे कि यहाँ पे अगर हम लोग मान लें ये वैल्यू हमारा 60 डिग्री है, ये वैल्यू क्या है हमारा 60 डिग्री है, और इसको हम लोग मान लें थोड़ा सा एडजस्ट करके ये जो हमारा एंगल है ये हमारा 45 डिग्री है, मान लेते हैं सर, ठीक है, क्योंकि एंगल तो सही से बना नहीं है, बस समझने के लिए। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो आपतन कोण है वो 60 डिग्री है, अपवर्तन कोण कितना है 45 डिग्री, तो अपवर्तनांक क्या होगा। तो आप कहेंगे गुरुजी अभी ना आप फॉर्मूला बताएं, म्यू इक्वल टू हो जाएगा आपतन कोण की जया बटा अपवर्तन कोण की जया। यहाँ पे क्या होगा, आप कहिएगा कि गुरुजी साइन 60 डिग्री अब बटा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जो हमारा अपवर्तन कोण है वो 45 डिग्री है, ये हो जाएगा आपका साइन 45 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे, ऊपर में साइन 60 डिग्री का वैल्यू रखेंगे, नीचे साइन 45 डिग्री का वैल्यू रखेंगे और दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमारा अपवर्तनांक आ जाएगा। तो जब भी आपके क्वेश्चन में आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का जिक्र किया हुआ रहे तो अपवर्तनांक कैसे निकालेंगे, तो आप कहेंगे स्नेल के नियम से निकाल लेंगे। ये बहुत ही छोटा सा बात था जिसको कहीं ना कहीं आप सभी समझ रहे थे, लेकिन आप सबों के मन में घूम रहा होगा कि गुरुजी जब भी हम लोग अपवर्तनांक की बात करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन जो हमसे पूछा जाता है वो निरपेक्ष अपवर्तनांक करके पूछा जाता है और साथ ही सापेक्ष अपवर्तनांक करके पूछा जाता है। तो ये क्या होता है, तो मेरे मित्र आप सभी यहाँ से हमेशा अपने माइंड में रखेंगे कि जो अपवर्तनांक होता है ये दो तरीके से निकाला जाता है। जो अपवर्तनांक है ये दो तरीके से निकाला जा सकता है, या फिर आप कह सकते हैं कि अपवर्तनांक के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, तो पहला होता है सापेक्ष अपवर्तनांक, या आप कह सकते हो कि गुरुजी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और दूसरा होता है आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। आप कहेंगे दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आइए इसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों जब हम लोग अपवर्तनांक के प्रकार की बात करते हैं तो आप सभी क्या कहेंगे, आप सभी कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया ये तो दो प्रकार का होगा। पहला होगा सापेक्ष अपवर्तनांक, पहला क्या होगा सापेक्ष अपवर्तनांक, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग इंग्लिश में रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। और दूसरा आपका क्या होगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी दूसरा होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, दूसरा क्या होगा निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कोई भी आपसे पूछे कि अपवर्तनांक कितने तरीके से निकाला जा सकता है या कितने प्रकार के होते हैं, आप कहेंगे दो प्रकार के, सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक। सवाल ये है कि गुरुजी सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जब भी हम लोग सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे ना तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा दो माध्यम होगा और एक दूसरे के सापेक्ष हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे अगर हम लोग थोड़ा देर के लिए ये समझें, ये हमारा क्या है, एक अलग माध्यम है और ये हमारा अलग माध्यम है। इसको हम लोग क्या करते हैं, तो सर माध्यम 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं माध्यम 1 मान लेते हैं, और इसको हम लोग क्या करते हैं, तो इसको सर माध्यम 2 मान लेते हैं, माध्यम 2 मान लेते हैं। और ध्यान देंगे यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण आती है तो जाहिर सी बात है कि गुरुजी यहाँ पे अभिलंब भी होगा और ये अपवर्तित हो जाती है, इस तरह से ये आई और इस तरह से चली गई। माध्यम 1 में 1 से प्रकाश की किरणें आई और माध्यम 2 में चली गई। तो सवाल ये है कि यहाँ पे अपवर्तनांक हम लोग कैसे लिखेंगे, दो माध्यम तो है और दोनों में हम लोग अगर प्रकाश की चाल की तुलना करेंगे तो कहीं ना कहीं हमको अपवर्तनांक निकलेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि दो माध्यमों में प्रकाश की चाल का अनुपात ही क्या कहलाता है, तो सर जी अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहाँ पे भी दोनों अलग अलग माध्यम है और यहाँ पे अगर आप प्रकाश की चाल के अनुपात की बात करेंगे तो अपवर्तनांक आ जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि
कि गुरुजी अपवर्तनांक को तो हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सापेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि हम लोग किस माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। मेरे मित्र, बहुत सारे मित्र यहाँ पे कंफ्यूज होते रहते हैं इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी हम लोग अपवर्तनांक की बात करते हैं ना, तो किस माध्यम की बात करते हैं, तो जिस माध्यम में प्रकाश घुसता है उसके अपवर्तनांक की बात करते हैं। क्या कहेंगे कि जब भी अपवर्तनांक की बात की जाएगी तो जिस माध्यम में प्रकाश की किरणें घुसता है उसके अपवर्तनांक की बात की जाएगी। आप कहेंगे इसका मतलब ये हुआ सर कि यहाँ पे माध्यम 1 से प्रकाश की किरणें जा रही है और माध्यम 2 में घुस रही है, तो क्या हम लोग यहाँ पे माध्यम 2 के अपवर्तनांक की बात करेंगे? बिल्कुल सर। और हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जिस माध्यम में प्रकाश घुसेगी उसके अपवर्तनांक की बात की जाएगी। और हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? तो चूंकि प्रकाश जो है आपका दूसरे माध्यम में घुस रहा है, तो हम लोग इसको माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष निकाल रहे हैं? माध्यम 1 के सापेक्ष निकाल रहे हैं। इसको हम लोग n21 लिखेंगे। और ये n21 क्या बता रहा है? तो ये n21 बता रहा है कि माध्यम 2 का अपवर्तनांक जो है वो माध्यम 1 के सापेक्ष क्या होगा। आप कहेंगे गुरुजी ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है कि अब यहाँ पे हम लोग किसका प्रकाश की चाल ऊपर लिखेंगे और किसका नीचे लिखेंगे। तो मेरे मित्र, आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जहां से प्रकाश आती है उसमें जो स्पीड होगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जिसमें घुसेगी उसमें जो प्रकाश की स्पीड होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? नीचे लिखेंगे। आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक। हमने बोला कि जहां से प्रकाश आती है उसके प्रकाश की चाल को ऊपर लिखेंगे और जिसमें जाती है उसके प्रकाश की चाल को नीचे लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n21, यानी कि माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा। तो आप कहेंगे कि गुरुजी माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल अब बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। ये क्या बताएगा? तो आप कहेंगे माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक बताएगा। तो मेरे मित्र, जहां पे भी 2 माध्यम दिया हुआ रहे और वहां पे अपवर्तनांक की बात की जाए तो हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी वहां पे जो अपवर्तनांक होगा वो सापेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जहां पे भी आपको 2 माध्यम दिया हुआ रहेगा, 2 माध्यम कुछ भी हो सकता है, कांच हो सकता है, पानी हो सकता है, या फिर कोई और माध्यम हो सकता है, तो जहां पे भी 2 माध्यम दिया हुआ रहेगा और वहां पे जो आप अपवर्तनांक निकालेंगे उसी को हम लोग क्या कहेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे, यानी कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। और क्या कहेंगे कि गुरुजी अपवर्तनांक हमेशा किस माध्यम का निकलेगा? तो जिस माध्यम में प्रकाश घुसेगा। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो आपने यहाँ पे 2 माध्यम लिया और माध्यम 2 में क्या हो रहा है? तो सर प्रकाश की किरणें घुस रही है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? माध्यम 2 का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? माध्यम 1 के सापेक्ष। और जब इसमें हम लोग प्रकाश की चाल का अनुपात लिए तो क्या कहें कि सर जिस माध्यम से प्रकाश की किरणें आएगी उसके प्रकाश की चाल को हम लोग ऊपर लिखेंगे और नीचे में जिसमें घुस रही है उसके प्रकाश की चाल को लिखेंगे। दोनों को सॉल्व कर लेंगे, हमारा माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष आसानी से निकल जाएगा। तो जहाँ पे भी 2 माध्यम दिया हुआ रहेगा हम लोग किसकी बात करेंगे? आप कहेंगे सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सापेक्ष अपवर्तनांक की बात करेंगे। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? निरपेक्ष अपवर्तनांक, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे निरपेक्ष लिखा हुआ है, तो हमेशा के लिए आप लोग अपने माइंड में सेट कर लेंगे कि जहां पे भी निरपेक्ष लिखा हुआ रहेगा और अपवर्तनांक की बात की जाएगी तो निरपेक्ष, यानी कि निर इसका अलग हो रहा है और निर से आपको कुछ याद आ रहा होगा, निर्वात। निर से क्या याद रहा है? निर्वात। तो ध्यान देंगे कि जहां पे भी निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात की जाएगी एक माध्यम हमारा, इसमें एक माध्यम हमारा क्या होगा? आप कहेंगे निर्वात होगा। एक माध्यम क्या होगा? हमारा निर्वात होगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जहां पे भी निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात की जाएगी वहां पे एक माध्यम हमारा क्या होगा? आप कहेंगे निर्वात होगा, यानी कि वैक्यूम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम लोग निर्वात में प्रकाश की चाल
निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल की बात करेंगे, निर्वात में प्रकाश की चाल बटा माध्यम में प्रकाश की चाल की बात करेंगे, प्रकाश की चाल की बात करेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आप सभी याद रखना, ये हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। और आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी इसको तो हम लोग म्यू या फिर एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि सापेक्ष अपवर्तनांक जहां पे भी होगा वहां पे दो माध्यम होंगे, लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक जहां पे भी बात की जाएगी तो वहां पे एक माध्यम हमारा हमेशा क्या होगा, निर्वात होगा। एक माध्यम हमेशा क्या होगा, हमारा निर्वात होगा, और दूसरा कोई अन्य माध्यम हो सकता है। और हम लोग क्या कहेंगे कि गुरुजी निर्वात में प्रकाश की चाल अब बटा माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है यही क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है, या कभी कभी हम लोग इसको अपवर्तनांक भी बोल देते हैं। ध्यान देंगे, अगर हम लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी निर्वात में प्रकाश की चाल को अगर हम लोग CV से रिप्रेजेंट कर दें और माध्यम में प्रकाश की चाल को CM से रिप्रेजेंट कर दें तो हम लोग कह सकते हैं कि म्यू इक्वल टू या N इक्वल टू क्या हो जाएगा, CV बटा CM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, CV बटा CM हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर हम लोग निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात की बात करते हैं तब वो जो हमारा अपवर्तनांक निकलता है वो क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। और अगर किसी दो माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात की बात करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, सापेक्ष अपवर्तनांक हो जाता है। तो सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक में बस और बस डिफरेंसेस यही होता है कि सापेक्ष अपवर्तनांक किसी न किसी दो माध्यम का निकलता है जिसमें निर्वात नहीं होता है, लेकिन निरपेक्ष अपवर्तनांक जो है वो एक माध्यम हमारा निर्वात हमेशा रहेगा, निर्वात में प्रकाश की चाल लेंगे ही लेंगे क्योंकि निर्वात के सापेक्ष निकालेंगे, और एक माध्यम हमारा कोई और हो सकता है तो उसमें जो प्रकाश की चाल दिया हुआ रहेगा दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। आप सबों को मालूम होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, आप कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जहाँ पे भी निरपेक्ष अपवर्तनांक की बात की जाएगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड को क्या करेंगे, तो सर माध्यम में जो प्रकाश की चाल दी हुई रहेगी उससे डिवाइड कर देंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक निकल जाएगा। आप कहेंगे कि गुरुजी ये तो अपवर्तनांक का फॉर्मूला हम सबों को पहले से मालूम था, लेकिन ये बताओ ये अपवर्तनांक की जरूरत क्यों पड़ी। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो हम लोग ये कहते हैं कि गुरुजी अगर प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से, अगर प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, अगर प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से किस में जाती है, सघन माध्यम में जाती है, तो क्या होता है, आप कहते हैं अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो इसके पीछे आप कारण क्या देते हो, तो आप इसके पीछे कारण देते हो माध्यम का ऑप्टिकल डेंसिटी, यानी कि ऑप्टिकली जो उसका घनत्व होता है उसकी बात करते हो। आप क्या कहते हो कि गुरुजी जिस माध्यम का घनत्व ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसमें प्रकाश की चाल क्या होगी, अभिलंब की ओर मुड़ेगी। और आप कहते भी हो कि गुरुजी जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश की किरणें जाएगी तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि जो ऑप्टिकल डेंसिटी है आपका, जो ऑप्टिकल डेंसिटी है आपका वो बेसिकली किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, तो अपवर्तनांक के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा, जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा प्रकाश की किरणें क्या होगी, तो सर उतना ही अभिलंब की ओर मुड़ेगी। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं किसकी, हीरा की, किसकी बात करते हैं, हीरा की, इसका अपवर्तनांक 2.42 लेते हैं, इसका अपवर्तनांक क्या लेते हैं, 2.42 लेते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि सर हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, तो हीरा में जो प्रकाश की किरणें जाएगी वो क्या होगा, तो सर अभिलंब की ओर ज्यादा मुड़ेगी। तो कहीं ना कहीं ऑप्टिकल डेंसिटी को मेजर करने के लिए या ऑप्टिकल डेंसिटी को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपवर्तनांक निकालने की कोशिश करते हैं या अपवर्तनांक को डिस्कस करते हैं। और सरल शब्दों में कहते हैं कि जिस माध्यम की अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगी उसमें प्रकाश की किरणें उतना ही क्या होगी, तो सर अभिलंब की ओर मुड़ेगी। और अगर अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश की किरणें क्या होगी, तो सर अभिलंब से दूर भागेगी। अगर अपवर्तनांक कम होगा तो प्रकाश की किरणें क्या होगी, आप कहेंगे अभिलंब से दूर भागेगी। जैसे कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, तो आप कहते हैं एयर का होता है। तो भाई मेरे एयर में जब प्रकाश की किरणें जाएगी तो वो क्या होगा, अभिलंब से दूर भागेगी, बहुत ही ज़्यादा दूर भागेगी। तो
तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी ऑप्टिकल डेंसिटी को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सर अपवर्तनांक की बात करते हैं और क्या कहते हैं कि जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर उतना ज़्यादा मुड़ेगी, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना कम होगा उसमें प्रकाश की किरणें जो है अभिलंब से उतना ही दूर भागेगी। आप कहेंगे गुरुजी ये चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ कि अपवर्तनांक का किसी भी पदार्थ के चमक से क्या लेना देना है। तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे कि अपवर्तनांक जो है वो कहीं ना कहीं वस्तु के या पदार्थ के चमक का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उतना ज़्यादा वस्तु या पदार्थ क्या होगी, तो सर चमकेगी, और जितना कम अपवर्तनांक होगा उतना ही कम वस्तु या पदार्थ आपका क्या होगा, चमकेगा। आप कहेंगे चलो सर ये चीज़ तो हमारा क्लियर हो गया कि अपवर्तनांक क्या होता है, साथ ही साथ साइन आई बटा साइन आर के लिए हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे फॉर्मूला का, सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर लिया। लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में वास्तविक गहराई और आभासी गहराई दे करके हमसे अपवर्तनांक पूछा जाए तब हम लोग क्या करेंगे, तो मेरे मित्र ध्यान में रखेंगे कि अगर आपके क्वेश्चन में वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का जिक्र किया हुआ रहे, आपके क्वेश्चन में वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का जिक्र किया हुआ है, तब अपवर्तनांक क्या होगा, तो सर बड़ा ही सिंपल होगा। क्या, तो आप सभी लिखेंगे कि सर n इक्वल टू हो जाएगा वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटा आभासी गहराई, यानी कि वास्तविक गहराई और आभासी गहराई के अनुपात को हम लोग क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे गुरुजी अपवर्तनांक कहेंगे। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे चेला, तो जब आपके क्वेश्चन में वास्तविक गहराई और आभासी गहराई का जिक्र किया हुआ रहे। आप कहेंगे चलो सर ये भी हमारा क्लियर हो गया, लेकिन ये बताओ कि क्या अपवर्तनांक किसी अन्य कारक पर डिपेंड करता है। मेरे मित्र डिपेंड करता है, और आपको यहाँ पे अपवर्तनांक से संबंधित कुछ बेसिक पॉइंट को अपने माइंड में रखना होगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए अब हम लोग अपवर्तनांक से संबंधित कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अपवर्तनांक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को। ध्यान दीजिएगा, आपका पहला पॉइंट क्या है, तो पहला पॉइंट है कि अपवर्तनांक का मान तरंगदैर्ध्य पर निर्भर करता है। हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जो अपवर्तनांक का वैल्यू होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू होता है, ये किस पे डिपेंड करता है, तरंगदैर्ध्य यानी कि लैम्डा पे डिपेंड करता है। आप कहेंगे कैसे डिपेंड करेगा, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखेंगे यहाँ पे कि तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा, तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि तरंगदैर्ध्य ज़्यादा तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। तरंगदैर्ध्य ज़्यादा तो अपवर्तनांक क्या होगा, कम होगा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि गुरुजी अगर तरंगदैर्ध्य कम होगा तो अपवर्तनांक ज़्यादा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपवर्तनांक है वो तरंगदैर्ध्य के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर तरंगदैर्ध्य बढ़ेगा तो अपवर्तनांक कम जाएगा, और अगर तरंगदैर्ध्य घटेगा तो अपवर्तनांक बढ़ जाएगा। और मेरे मित्र आप सबों को मालूम है कि जो लाल रंग होता है उसका तरंगदैर्ध्य क्या होता है, तो सर सबसे ज़्यादा होता है। तो जाहिर सी बात है कि लाल रंग का अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे कम होगा। और आप सभी ये भी कहते हैं कि गुरुजी जो बैगनी रंग होता है उसका तरंगदैर्ध्य सबसे कम होता है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि बैगनी रंग में अपवर्तनांक क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। परेशान नहीं होना है, मैंने इस बात को भी यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम तथा बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। कोई पूछ देगा कि ऐसा क्यों, तो आप कहेंगे अपवर्तनांक तरंगदैर्ध्य पर डिपेंड करता है, और अगर तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होगा तो अपवर्तनांक कम होगा। चूँकि लाल रंग का तरंगदैर्ध्य ज़्यादा होता है इसलिए अपवर्तनांक इसमें सबसे कम होता है। और जब हम लोग बैगनी रंग की बात करते हैं तो इसका तरंगदैर्ध्य जो है वो क्या है, तो सर कम होता है, इसीलिए इसमें अपवर्तनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो आप इस दोनों पॉइंट को अपने माइंड में रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही ध्यान में रखेंगे तीसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा कि ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक घटता है। बहुत थोड़ा सा परिवर्तन होता है, लेकिन आप सबों को माइंड में रखना है कि ताप बढ़ने पर अपवर्तनांक क्या होता है, घट जाता है। और ये जो परिवर्तन होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है, यानी कि बहुत ही नगण्य होता है। साथ ही ध्यान में रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया था क्या कि किसी भी माध्यम में पूर्ण अपवर्तक सूचकांक कितना होता है,
तो आप सभी याद रखेंगे कि किसी भी माध्यम में जो पूर्ण अपवर्तक सूचकांक होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है। क्या होता है? हमेशा 1 से अधिक होता है। याद रखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। और मेरे मित्र, अपवर्तनांक से संबंधित अगर इतना सा बेसिक बातें आपको मालूम है तो मेरे ख्याल से आपको कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। लेकिन ध्यान देंगे कि आपको कुछ माध्यम के जो अपवर्तनांक होते हैं उसको भी याद रखना होता है। कभी कभी आपके एग्जाम में इससे संबंधित सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या? तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जो हीरा का अपवर्तनांक होता है बहुत सारे मित्रों को याद रहता है 2.42। ध्यान में रखिएगा कि पानी का अपवर्तनांक कितना होगा 1.33 और बर्फ का अपवर्तनांक कितना होगा तो 1.31 हो जाएगा। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि सेंधा नमक का अपवर्तनांक 1.54, केरोसिन का 1.44, बेंजीन में सर 1.50, वायु आप कहेंगे 1.003 और आपका अल्कोहल जो है इसमें अपवर्तनांक कितना होगा 1.36। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पदार्थों में अपवर्तनांक का वैल्यू है। इसको आप सभी अपने माइंड में रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका है तो आप कहेंगे हीरा का है सर। और सबसे कम किसका है तो ध्यान देंगे यहाँ पे सबसे कम जो है वो वायु का है। किसका है सर? वायु का है। तो कभी कभी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसका होता है तो आप कहेंगे हीरा का और सबसे कम आप कहेंगे वायु का। आप कहेंगे कि गुरुजी ये बताओ कि हमारे इस टॉपिक से ग्रुप डी एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। तो आइए अब हम लोग इससे संबंधित क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप सभी कुछ नोट डाउन करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर सकते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है आज के इस सेशन का, क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछा जा रहा है आपसे? आपसे पूछा जा रहा है कि एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति डैश है। ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो अपवर्तन यानी कि अपवर्तक सूचकांक की बात की जा रही है वो आपका कौन सा है? आप कहेंगे गुरुजी निरपेक्ष अपवर्तनांक है। का है? तो यहाँ पे कोई और माध्यम की चर्चा नहीं की गई। और मैंने आपको क्या बताया कि निरपेक्ष अपवर्तनांक को हम लोग क्या बोल सकते हैं तो सर सीधे सीधे अपवर्तनांक भी बोल सकते हैं। तो क्वेश्चन आपसे क्या करा जा रहा है कि एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति डैश है। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने अभी जस्ट बताया है कि अपवर्तनांक इक्वल टू फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल टू CV बटा CM। और CV क्या है? आप कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल। CM क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी म्यू का वैल्यू तो दिया हुआ है कितना 1.5 और साथ ही CV तो हम सबों को मालूम है और हमको क्या निकालना है सर? माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ध्यान देंगे यहाँ पे अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये 1.5 इंटू क्या हो जाएगा CM इक्वल टू क्या होगा CV। और आप क्या कहेंगे कि गुरुजी CM निकालना है यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल निकालना है। ये क्या हो जाएगा CV बटा 1.5। चला जी, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो आप कहेंगे कि गुरुजी निर्वात में प्रकाश की चाल जो है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जबकि अपवर्तनांक कितना है 1.5 जिसको आप 1.5 भी बोल सकते हैं। 1.5 दूना कितना होगा 3, यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आपसे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि एक माध्यम जिसका अपवर्तन सूचकांक 1.5 है में प्रकाश की गति होगी, आप कहेंगे 2.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए फॉर्मूला लगाएंगे सर और आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ध्यान देंगे दूसरा क्वेश्चन बड़ा ही लॉलीपॉप सा आपसे पूछा गया है कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक कितना है। तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी अभी जस्ट आपने बताया है कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है ये सबसे कम होता है। कितना होता है? तो आप सभी कहते हैं कि गुरुजी 1.3 और बाद 3 होता है। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में 1 के बाद दशमलव है और 3 0 के बाद 3 लिखा हुआ है। आप कहेंगे गुरुजी चौथे ऑप्शन में। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा जा रहा है आपसे कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी। बताइए ना सॉल्व होगा? आप कहेंगे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अपवर्तनांक आपका दिया हुआ है कितना 4/3। कितना दिया हुआ है 4/3 और आप सबों को मालूम है यहाँ पे किस अपवर्तनांक की बात की जा रही है। आप कहेंगे कि गुरुजी
वायु जो है उसमें जो प्रकाश की चाल होती है उसको हम लोग निर्वात के बराबर मानते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे भी निरपेक्ष अपवर्तनांक की ही बात की जा रही है। तो आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी तब तो फार्मूला हम लोग म्यू इक्वल टू या फिर एन इक्वल टू CV/CM लगाएंगे। बिल्कुल सर, और ध्यान देंगे यहाँ पे आपका अपवर्तनांक कितना है 4/3। प्रकाश की चाल कितना हो जाएगा सर, निर्वात हो या फिर एयर, आप कहेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब बटा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे CM हो जाएगा। भाई मेरे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि गुरुजी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो CM × 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 3 × 3 × 10⁸ मीटर। और ध्यान देंगे 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे CM क्या हो जाएगा, आप कहेंगे 3 × 3 × 10⁸। अब बटा यहाँ पे 4 है तो सर 4 हो जाएगा। और मेरे मित्र जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि गुरुजी CM इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 9 × 10⁸/4। ध्यान दीजिएगा 9 को 4 से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। 4 2 जा 8 हो जाएगा। ठीक है सर, पॉइंट डाल दिए। अब क्या होगा, तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 4 2 जा 8। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 5 जा 20। चलिए सर, ये आपका कट के कितना हो जाएगा 2.25, यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल, जो आपसे क्वेश्चन करा जा रहा है कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो जल में प्रकाश की गति क्या होगी, आप कहेंगे 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी हो जाएगी सर, 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो देख लीजिए कि आपके किस ऑप्शन में है, आप कहेंगे पहले ऑप्शन में है। तो बिल्कुल आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, क्या पूछा जा रहा है आपसे, आपसे पूछा जा रहा है कि निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, दूसरा ऑप्शन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तीसरा ऑप्शन है मेडिवेक इंडेक्स और चौथा ऑप्शन है एयर क्वालिटी इंडेक्स। आप सभी क्या कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे जो क्वेश्चन करा जा रहा है कि निर्वात से एक माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे अपवर्तनांक कहा जाता है, और इसी को इंग्लिश में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और इसका सही रूप हमारे ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किसी भी माध्यम का पूर्ण अपवर्तक सूचकांक हमेशा होता है। मेरे मित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था। आप क्या कहेंगे कि गुरुजी 1 से अधिक होता है। क्या होता है, किसी भी माध्यम का जो पूर्ण अपवर्तक सूचकांक होता है वो 1 से अधिक होता है। और नेक्स्ट बड़ा ही लल्लू सा सवाल आपसे पूछा गया था क्वेश्चन नंबर 6 में कि हीरा का निरपेक्ष अपवर्तनांक डैश है। आप क्या कहेंगे 2.42। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन करा गया था कि निम्न में से किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। मेरे मित्र हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सबसे कम किसका होगा अपवर्तनांक, आप कहेंगे वायु का। तो आप देख लीजिए कि आपके ऑप्शन में वायु है या नहीं है। आप कहेंगे कि गुरुजी पहला ऑप्शन पेट्रोल है, दूसरा ऑप्शन तेल, तीसरा ऑप्शन हवा और चौथा ऑप्शन क्या है, हीरा। बहुत सारे मित्र कहेंगे कि गुरुजी यहाँ पे तो वायु है ही नहीं। भाई मेरे, वायु और हवा एक ही बात हुई। तो आप ये कह सकते हैं कि गुरुजी हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो अपवर्तनांक से संबंधित कुछ इसी तरह के क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे गए थे। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपका ग्रुप डी एग्जाम में भी पूछा गया है, कुछ जेई एग्जाम में भी है और कुछ एनटीपीसी एग्जाम में भी आए हुए हैं। तो मेरे ख्याल से अपवर्तनांक का जो भी कंसेप्ट था उसको आप पूरी तरह से समझ पाए होंगे। और अब आपको अपवर्तनांक से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप उसका जवाब आसानी से दे सकते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रिलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।